लॉकडाउन की अवधि में आप देखेंगे कि दो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। एक तो बच्चों का शिक्षा और दूसरा पेरेंट्स की कमाई, यानी कि पढ़ाई और कमाई दोनों बाधित हैं। प्राइवेट कोचिंग संस्थान हो, अगर सरकार को लगता है कि घर में बंद होने से सारी समस्या का समाधान है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास आज के डेट में सारा डिजिटल माध्यम है, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग संस्थान से जुड़े कर्मियों के खाते में और निजी विद्यालय के शिक्षकों के खाते में भी कुछ राहत के लिए पैसे भेजना चाहिए। नमस्ते, मैं शिवम हूं। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बिहार को देखा है, बिहार में खासकर मिथिलांचल को देखा है। इनका नाम है रजनीकांत पाठक। ये इस बार एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार हैं। इनको आज हम जानेंगे कि इनकी क्या पर्सपेक्टिव्स है बिहार को लेकर, खास करके मिथिलांचल से ये निवासी है, मिथिलांचल के ये निवासी हैं। मिथिलांचल से बात करेंगे, खास करके मिथिलांचल पर जोर देंगे। इनसे हम ये बात करेंगे कि क्या इनको किस चीज़ से प्रेरणा मिली और क्यों ये इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जबकि लोग बोलते हैं कि राजनीति जो है वो गटर है। सर, ऐसा क्या हुआ कि आप को इस क्षेत्र में आना हुआ? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ भारत का और आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पे सवाल कर रहे हैं। आपने कहा कि राजनीति गटर है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि राजनीति ही परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है और जब आप राजनीति में आते हैं तो परिवर्तन के लिए आप मजबूत होते हैं। मेरा शैक्षणिक सीट है वो दरभंगा स्नातक, जो उस क्षेत्र के चारों जिला यानी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के कुल 77 प्रखंड के करीब 800 से ज़्यादा पंचायत हैं और इस पंचायत में जितने भी स्नातक हैं वो सभी मतदाता होते हैं। 2019 में मतदाता पंजीकरण का था, सभी लोगों ने भाग लिया। मैं खासकर मिथिलांचल में इसलिए यह मेरे साथ अनुभव है कि हमने देखा है मिथिलांचल को और कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जगहों पे जाता भी रहा हूँ, विभिन्न सामाजिक गतिविधि में। खासकर उच्च शिक्षा के प्रति जो मिथिलांचल को जहाँ होना चाहिए था, आज वो मिथिलांचल वहाँ पे नहीं है। तो हमको लगा कि इस क्षेत्र में हमारे जैसे लोगों को आना चाहिए, काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है और एक प्रखंड से बच्चे जो है वो कई प्रखंड को पार करके एक ज़िला में जाते हैं। मतलब जो आज छात्रों की संख्या आप देखें तो उस हिसाब से आप वहाँ पे आज के डेट में हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। ये सब मुद्दे हैं और जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे तब तक तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा और यही कारण है हम लोग आए। एक कोटेशन भी है, वो कोटेशन बोलता है कि इफ़ देयर इज़ इनजस्टिस इन सोसाइटी एवरीबडी शुड बी ए लीडर। तो ये कोटेशन जो है शायद आप पे मैच करता है। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है काम नहीं हुआ है आपके मिथिलांचल में। चूँकि आप बेगूसराय से आते हैं तो खास करके आपको इतनी ज़रूर बात पता है कि किस तरह का शिक्षा स्तर है मिथिलांचल में खास करके। सर, अभी तो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के बीच जो है लगातार लॉकडाउन किया जा रहा है। इससे पहले भी 3 महीना लॉकडाउन रहा, अभी फिर से 7 दिनों के लिए पटना में खास करके लॉकडाउन है। आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन से लोग बच सकता है? नहीं, देखिए, आप जब मार्च के लॉकडाउन प्रथम का अध्ययन कीजिए, द्वितीय का अध्ययन कीजिए, तृतीय का और फोर्थ का, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया, मैं समझता हूँ कि इस लॉकडाउन में के अलावा लॉकडाउन ठीक है, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड करना था, कर लिया आपने। स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए आम जन समझ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि में आप देखेंगे कि दो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। एक तो बच्चों का शिक्षा और दूसरा पेरेंट्स की कमाई, यानी कि पढ़ाई और कमाई दोनों बाधित हैं। और आज के डेट में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा खासकर मध्यम वर्ग परिवार में विकराल स्थिति उत्पन्न हुआ है। आप पूरे बिहार में और पूरे देश में देख सकते हैं कि जो भी निजी विद्यालय था या निजी कोचिंग संस्थान था उसमें सैकड़ों हजारों लोग लगे हुए थे। आज ये 5 महीना से ये सारे ठप पड़ा हुआ है। आखिर क्या स्थिति होता होगा उनका, ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं। तो मेरा इसमें एक मानना था कि आपने एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट किया और स्वास्थ्य के लिए जो भी मार्गदर्शन था, जो भी निर्देश था सरकार का, मास्क लगा के, उसके बाद बाकी चीज़ जो हाइजीनिक दृष्टिकोण से अपना करके
बाकी चीज़ माहौल को सुचारू रूप से करना था, नहीं तो भयावह स्थिति तो बन ही गया। आज आप देख सकते हैं कि पढ़ाई और कमाई बाधित है। उसके बाद आप समझ जाइए कि हजारों लोग इसमें बेरोजगार बैठे हुए हैं। मेरे पास भी कई सैकड़ों फ़ोन आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इसमें सरकार को चेतना चाहिए कि किस हिसाब से, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान हो, अगर सरकार को लगता है कि घर में बंद होने से सारी समस्या का समाधान है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास आज के डेट में सारा डिजिटल माध्यम है, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग संस्थान से जुड़े कर्मियों के खाते में और निजी विद्यालय के शिक्षकों के खाते में भी कुछ राहत के लिए पैसे भेजना चाहिए था। तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर तक। क्या इस विधानसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज है? सभी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रही है। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी पार्टियां हैं अभी एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या काम करेगी अपने बिहार के लिए, अपने मिथिलांचल के लिए? देखिए, दो तीन बात है। पहला बात तो चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर आप समय पे नहीं करते हैं तो फिर तो बिहार में राष्ट्रपति शासन होगा, और राष्ट्रपति शासन होगा तो फिर ये जो कोरोना का ये काल है ये कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए मैं इसमें भी अपना पक्ष रखता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत पक्ष हैं कि चुनाव समय पर हो, और चुनाव समय पर हो। बाकी सारे काम, आज स्वास्थ्य विभाग के भी बहुत सारे लोग महकमे में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। चुनाव भी समय पे होना चाहिए ताकि जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है वो समय पे संपन्न हो। नहीं तो अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो वो संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। तो मैं समझता हूं कि जो अक्टूबर का माह का है, और ये जो शिक्षक और स्नातक कोटे का चुनाव जो अप्रैल से ड्यूज है, वो भी चुनाव समय पर होना चाहिए। आप तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं, तमाम जो दिशा निर्देश हैं, वो पालन करते हुए मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि चुनाव एकदम समय पर होना चाहिए। ये चुनाव टालना, और फिर आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में अगर चुनाव टलेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा, तो अपने आप एक संवैधानिक संकट स्थिति उत्पन्न होगा। इसलिए चुनाव समय पर होना चाहिए, और मैं इस चीज़ का पक्षधर भी हूँ। सर, ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने से तेजस्वी की तरफ से कि जेडीयू को फ़ायदा नहीं होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी की जो राष्ट्रपति शासन अगर लगेगा तो बीजेपी का पूरा सेंटर का आधिपत्य हो जाएगा, तो जेडीयू को घाटा होगा। इसीलिए जेडीयू चाह रही है कि जल्दी चुनाव हो और चुनाव का समय सीमा तय किया जाए। अब ये तो कोई ये राजनीतिक सवाल है, जदयू, राजद या भाजपा के लोग ही जवाब देंगे। लेकिन मैं इस बात के आधार पर लिंक करता हूँ कि चुनाव अगर टलता है, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि चुनाव टलेगा तो राष्ट्रपति शासन होगा, और राष्ट्रपति शासन कब तक कोरोना रहेगा ये किसी को पता है क्या? कोई भविष्यवाणी कर सकता है क्या? लोग कह रहे थे कि थाली बजाने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। दिया जलाया हम लोगों ने, वो ख़त्म नहीं हुआ। लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। तो भाई, ये चुनाव टालने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा क्या? लेकिन मैं इस बात को जोड़ देता हूँ कि कोरोना में जो भी स्वास्थ्य विभाग के, अब आपको एक ताज्जुब होगा, कल ही मैं इंडिया टुडे का रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दिल्ली में जो कोरोना से संक्रमित लोग थे, जो होम क्वारंटाइन हुए, उसमें एक भी पूरे जुलाई में डेथ केस नहीं है। तो कम से कम मेडिकल के लिए भी एक चुनौती है। इसमें आखिर ये क्या है, किस प्रकार का इलाज हो रहा है जो अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया है? तो ये तमाम ऐसे एस्पेक्ट हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि चुनाव में फ़ायदा नुकसान ये सब नहीं सोचना अपना राजनीतिक दल सोचे, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है, और चुनाव के साथ साथ बच्चों की स्कूल, आप देखिए जो 9वां 10वां में पढ़ता होगा उसका शिक्षा नहीं हो रहा है, प्रॉपर से स्कूल नहीं जा रहा है, बहाना बनता है कि आप जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। 9वां 10वां का चीज़ है, जब तक वो क्लास अटेंड नहीं करेगा, जब तक कोचिंग नहीं जाएगा, क्या पढ़ लिख लेगा? इसलिए तमाम ऐसे सारे चीज़ हैं। मास्क अनिवार्य कर दीजिए, सैनिटाइज अनिवार्य कर दीजिए, बच्चों की शिक्षा या बाकी जो गतिविधि है वो समय पर होना चाहिए। आपने मोदी सरकार के खिलाफ बोला है, अभी आपने कहा कि जो थाली बजाना था वो बजाए हम लोगों ने, लेकिन कोरोना नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार की नीति, और ख़ास करके बिहार में नीतीश सरकार की नीति, कोरोना को रोकने में असफल रही है? देखिए, सरकार का जो शुरू से घोषणा था, चाहे वो भारत सरकार या किसी सरकार की आलोचना की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो कोरोना के संक्रमण काल में जो स्थिति उत्पन्न हुआ, आप देखिए, सरकार का वो फेल्योर नहीं था कि हज़ारों मजदूर दिल्ली, बम्बई और मद्रास से पैदल चले। सरकार के पास ध्यान नहीं था
कि उसको कैसे हम ट्रांसपोर्ट देके या गाड़ी देके हम उसको गंतव्य तक पहुंचाएं। सरकार के पास ये ध्यान नहीं था कि किस तरह जो है रोजगार की व्यवस्था हो। ये अचानक घोषणा हो गया कि आप लॉकडाउन हो गया, ये सारे बात अब आगे आगे आएंगे और उसको देखे जाएंगे कि किस प्रकार जो कहीं न कहीं हमको बहुत जगह सा मिसमैनेजमेंट भी दिखा। और वो हज़ारों मजदूर हमने अपने आंखों से देखा कि सड़क पर चल के कहीं वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। बिहार में से बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए, वहाँ पे वही स्थिति था। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो ये व्यवस्था होनी चाहिए, आज कल का प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, उन्होंने कहा है कि दिल्ली मॉडल अपनाएं। तो कम से कम आप देखिए कि दिल्ली मॉडल में दिल्ली सरकार का जो काम हुआ है वो एक अच्छा काम हुआ है। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब एक विपक्षी पार्टी के वहाँ मुख्यमंत्री हैं उसका तारीफ़ किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि वही मॉडल अपनाना चाहिए। और कहीं न कहीं आपको पढ़ाई कमाई के अलावा बाकी सारा चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भयावह स्थिति है, लोगों के पास मतलब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे निजी संस्थान के शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, या उसके और भी जो कर्मी हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। मैं ये व्यक्तिगत रूप से भी बहुत जगह देखा हूँ। और कहीं न कहीं सरकार को इस चीज़ पे भी सूद लेने की ज़रूरत है। और कोरोना के लिए जो भी स्वास्थ्य निर्देश है, मास्क लगाइए, बाकी जो भी है, तो सरकार का काम था जागरूक करना और जागरूक कर चुका है सरकार। सर, आपने रोज़गार की बात की, उस पे भी हम आएंगे जो मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा मज़दूर को लेकर सरकार ने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, और सरकार का ये दावा रहा, और नीतीश सरकार ने कहा कि हम मज़दूरों के एक हज़ार रुपया उनके अकाउंट में डाले हैं। तो ये सब जो एक तरफ दावे हैं, आपको क्या लगता है ये दावे सही हैं? अच्छा बताइए, 1000 रुपया से मान लिया सरकार ने दिया, हमको भी पता है सरकार 1000 रुपया से क्या होगा मजदूर का। आपके पॉकेट में अभी 1000 रुपया घर से लेकर निकलिए, शाम तक वो 1000 रुपया समाप्त हो जाता है। इतनी महंगाई है यहाँ पे। उसके बाद आप भारत सरकार के 20 लाख करोड़ की बात किए, लेकिन हमको आज तक, मैं सैकड़ों लोगों से प्रतिदिन मिलता हूँ, हमको आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 20 करोड़ में 20 रुपया भी उसके हिस्सा आया हो। सरकार राशन दे रही है, हमने अखबार में ही पढ़ रहा था कि राशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिलीवरी सिस्टम जो है एकदम दुरुस्त नहीं है, बहुत जगह पहुंचा भी नहीं है। अगर जिनके पास 15 किलो 20 किलो 25 किलो राशन पहुंच भी गया परिवार के पास, तो क्या राशन ही काफ़ी है? मैं इसलिए कहूँ कि सरकार को माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल जब तक नहीं बनेगा फिर भी उसके बाद ही ये जो है आर्थिक स्थिति पटरी पर आएगी। तो माहौल सरकार बनाए पहले। आपकी छवि जो है एकदम साफ है, आपको सपोर्ट है एमएसयू का, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, कई और जो है एनजीओज़ हैं उनका भी सपोर्ट है। आपकी छवि को लेकर कोई बोल नहीं सकता कि आपकी छवि किसी तरह से धूमिल है। आप वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं, आपका इमेज है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रोज़गार की बात कर रहे थे हम लोग, रोज़गार में आपको क्या लगता है आप किस सेक्टर को प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हमको मिथिलांचल का आशीर्वाद मिलता है तो हम ईमानदारी पूर्वक, जो उच्चारण में है मेरे, वही मेरे आचरण में रहेगा। और पिछले 15 वर्षों का विभिन्न क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। आज तक हम प्रयास किए हैं कि हमारे आचरण से किसी को ठेस नहीं पहुँचे। और ख़ासकर अगर मिथिलांचल के स्नातक क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों का, बाकी युवाओं का आशीर्वाद मिलता है, तो वो एक अलग हम लोग रेखा खींचने का प्रयास करेंगे। आपने कहा मिथिला स्टूडेंट यूनियन या और भी संगठन, तो ये मैं इस बात के लिए भाग्यशाली हूँ, और मैं तमाम संगठनों को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो वित्त रहित संबद्ध संघर्ष समिति के बैनर तले बहुत सारे हमारे सम्मानित शिक्षक प्रोफेसर भी हमारे में आस्था अपना प्रकट किए हैं। उनका सहयोग हमें मिल रहा है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का भी सहयोग मिल रहा है। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्यों, जो भी प्रगतिशील युवा हैं, जो भी छात्र संगठन है, सबका स्नेह मुझे प्राप्त है। और मैं समझता हूँ कि उनका स्नेह सहयोग से मिथिला नए संकल्प की तरफ, नए विकल्प की तरफ बढ़ चुका है। और हम लोग जब भी चुनाव आएगा उसमें एक अच्छा परिणाम हासिल करेंगे सभी के सहयोग से। उसके बाद खासकर मेरा जो होगा, मिथिलांचल का जो स्वर्णिम अतीत है 1990 के पहले मिथिला जो है अपने आप में, आप देखिएगा कि गन्ना का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। मिथिलांचल में करीब 22-23 चीनी मिल हुआ करता था। मिथिलांचल में जूट की फैक्ट्री हुआ करता था। मिथिलांचल में खादी ग्रामोद्योग हुआ करता था। ये तमाम चीज़ की वापसी हो, इसके लिए
सभी बुद्धिजीवियों से, सभी युवाओं से सहयोग करके हम लोग संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की, चूँकि आपने रोज़गार को लेकर कहा कि हम चीनी मिल को लगाएंगे, जो भी पहले था उसको बहाल करेंगे। ये तो रोज़गार का हो गया सर, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपको पता होगा कि तो परसों जो है तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था एनएमसीएच अस्पताल का, और उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि उस वीडियो में एक शख्स है जो मरीज़ है, और मरीज़ का इलाज जो चल रहा है वो लाशों के बीच चल रहा है, और उन्होंने ये ट्वीट करके बाकायदा सुशील कुमार मोदी को कहा था। लेकिन मंगल पांडे जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि ये सब भ्रामक है। देखिए, आप 2-3 चीज़ आप इस पे गौर कीजिए कि आज पूरे बिहार में हम पीएमसीएच से बात स्टार्ट करते हैं। अब अगर पीएमसीएच में अच्छा खासा भी आदमी जाएगा तो वहाँ की स्थिति देख के बीमार पड़ जाएगा। ओवरलोडेड जो है पेशेंट है, और ये पीएमसीएच का आपको ताज्जुब होगा कि सहरसा कटिहार से भी पेशेंट यहाँ आते हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और आज पूरे बिहार में कम से कम प्रमंडल स्तर पर एक पीएमसीएच की ज़रूरत है, ताकि आप कटिहार या पूर्णिया में एक अच्छा पीएमसीएच अस्पताल की स्थापना हो और मुंगेर में स्थापना हो, ताकि उधर का जो पेशेंट का लोड है। और दरभंगा में हम लोग सुन रहे हैं, बहुत दिनों से एम्स की बात हो रही है, जो डीएमसीएच अंतर्राष्ट्रीय पेशेंट का भी इलाज करता था, वहाँ पे नेपाल के तराई क्षेत्र से लोग आते थे डीएमसीएच में इलाज करने। आज डीएमसीएच की स्थिति देखिए क्या हुआ। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो अभी काफ़ी इन दिनों जो है आप देखेंगे कि जो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है, और ख़ासकर जो पुराने अस्पताल हैं वो उसका तो व्यवस्था चरमराया ही है। लेकिन आज अगर आप आबादी की स्थिति देखें, और आबादी की स्थिति पर सरकार जब तक प्रमंडल स्तर पर पीएमसीएच या डीएमसीएच जैसा या एनएमसीएच जैसा अस्पताल नहीं खोलेगी, यही स्थिति बना रहेगा। मैं तो समझता हूं कि बिहार सरकार की जवाबदेही है, और बिहार सरकार कहती भी है कि स्वास्थ्य और सड़क में बहुत अच्छा काम किए हैं। जब स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किए हैं तो फिर ये दृश्य क्यों, ये एक सवाल भी बनता है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासकर मिथिलांचल में आप देखिएगा कि मिथिलांचल में जो 30 साल में एक होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं मिथिलांचल में पीछा ही छूटा, वो कहीं कुछ नहीं दिखा। आपका रोड मैप क्या है स्वास्थ्य को लेकर? जैसे आपने रोड मैप बताया कि रोजगार को लेकर हम मिलें खोलेंगे, जितने भी पुराने थे उनको बहाल करेंगे इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन इस समय जो स्वास्थ्य को लेकर आपके रोड मैप क्या है? देखिए, हमारे चुनाव से कोई सरकार तो बनता नहीं है, हम लोग आवाज़ बनेंगे, और जनप्रतिनिधि का काम होता है कि क्षेत्र की समस्या को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। मैं वही बार बार बात बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कि जो भी जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है, वो जनता का नुमाइंदगी सदन में अक्षरशः और ईमानदारी पूर्वक करे, ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। आज आप समझ सकते हैं कि जो पिछले 25-30 साल के कार्यकाल देखें, और ख़ासकर उच्च शिक्षा में, मैं आपको एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। आज अकेला मिथिला विश्वविद्यालय 66 एकड़ भूमि में फैला विश्वविद्यालय, एक भी बार सदन में ये आवाज़ नहीं उठा कि बिहार के विधान परिषद जो है प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजे कि मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए था। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोगों के प्रति अगर जनता का आशीर्वाद होता है, सम्मानित स्नातकों का आशीर्वाद होता है, तो हम लोग सदन में सक्रिय होकर जो भी, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, उच्च शिक्षा से संबंधित बात हो, प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना से संबंधित बात हो, या बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों का मांग होते रहा है, उस संबंध में बात हो, हम लोग अक्षरशः सदन में पूरे इनकलाबी जुनून के साथ हम लोग उठाते रहेंगे, ताकि सरकार मजबूर होगी और उस क्षेत्र में सरकार का ध्यान जाएगा। आप लगातार कॉलेज खोलने और शिक्षा को लेकर प्रयास करेंगे कि शिक्षा बेहतर हो, एजुकेशन सिस्टम जो है बिहार का वो सुधरे। लेकिन सर, पिछले कई सालों में आपने देखा कि कई स्कैम्स हुए हैं, जैसे 10 मैट्रिक जो है टॉपर घोटाला हुआ था, 12th का आपने सुना था, उसका नाम भी आया था, हर एक चैनल ने चलाया था। तो ये सब जो सिस्टम बना हुआ है, कई और जो है SSC का भी स्कैम हुआ था, तो पेपर लीक हो जाता है कभी कभी। ये सब चीज़ें आप कैसे सुधारेंगे, इन चीज़ों को कैसे उठाएंगे, इन चीज़ों का मुद्दा किस तरह हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए, मैं यही कहता हूँ कि मुद्दा उठा तभी ना आप लोग जान पाए कि ये स्कैम हुआ था। कुछ हुआ नहीं ना सर? वो तो सरकार का काम है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन जो 3-4 विषय हैं, आप मिथिलांचल खासकर में जो हमारा एरिया क्षेत्र है, आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में
उद्योग के प्रति। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो मिथिलांचल का ट्रेडिशनल उद्योग था, जो पारंपरिक खेती थी गन्ने की, आप इस पर गहराई पे जाइएगा तो बहुत सारा बात हमको कहना पड़ेगा। मिथिलांचल में गन्ना उद्योग का अपार संभावना है और उसका सबूत भी है। 1990 से पहले आपके यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिल था। मिथिलांचल में मिथिला विश्वविद्यालय के बाद कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ। आप बार बार मगध में या पटना विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग होती रही है। खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री का पिछले वर्ष आए थे तो उन्होंने डिमांड किया था। लेकिन आज आप देखिएगा कि हमारे मिथिलांचल में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इतने बड़े भूभाग में और सारे कोरम पूरा करता है। जब आप मिथिला विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा तो अब हमको लगता है कि उस शिक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा मिथिलांचल। और आज के डेट में बेगूसराय को भी एक अलग विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। आपको पता है कि वहाँ के एक ही डिग्री कॉलेज में जीडी कॉलेज है, वहाँ 34,000 बच्चे नामांकित हैं। आप समझ सकते हैं कि एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में 34,000 बच्चे हैं, कितना क्या पढ़ाई होता होगा। तो ये सारे चीज़ जो है, चाहे उच्च शिक्षा के प्रति हो या बाकी जो एक जनप्रतिनिधि का जो एक कर्तव्य बोध होता है उसके प्रति हम लोग जागरूक रहेंगे और लोगों को बताएंगे ये मिथिलांचल के जो छूटे हुए चीज़ था। और जब आशीर्वाद लेके हम लोग सदन में पहुंचेंगे या हम लोग विभिन्न मंच पे भी इसे उठाते रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि MSU के साथियों ने मिथिला विकास बोर्ड के गठन के लिए ट्विटर ट्रेंड करवाया और हज़ारों लोगों ने उस ट्विटर आंदोलन में साथ दिया है। तो मैं समझता हूं कि जो खासकर आज की युवा पीढ़ी है उनमें जो एक सड़क और बिजली के आगे का जो भूख जगह है मिथिलांचल का, ये कहीं न कहीं एक स्वर्णिम मिथिला की तरफ जाएगा। और पूरे युवाओं का जो एक जोश है और विभिन्न मुद्दों के लेके, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, आप देख सकते हैं कि गैर राजनीतिक रूप से मिथिलांचल के क्षेत्रों में जो गतिविधि चल रहा है वो कहीं न कहीं ऐसा आपको प्रतीत होगा कि यहाँ का समाज जागरूक हो रहा है। और जब समाज जागरूक होगा तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सरकार को इस दिशा में काम करना ही पड़ेगा। सर, अंतिम प्रश्न है कि आप मिथिला से हैं, मिथिला में क्या है कि जहाँ तक मुझे पता है, मुझे जानकारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है, सड़कें टूटी हुई है और हवाई जहाज़ की सुविधा भी नहीं है। बहुत सारे, जैसे दरभंगा में बात चल रही थी कि खुलेगा एयरपोर्ट, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। तो ये सभी चीज़ें भी है। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो भी उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसके साथ करप्शन भी बढ़ रहा है। जो निचले स्तर पर जो ग्रामीण है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती जहाँ पहुँचनी चाहिए। अगर पहुँचती है तो वो यथास्थिति में नहीं पहुँचती। जितना अगर सरकार से लाभ मिला है उसमें कटौती कर ली जाती है। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, आपने कहा ना कि निचले स्तर पे भ्रष्टाचार बहुत है। सबका जड़ है। जब तक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण नहीं होगा तब तक आपका कोई भी योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं होगा। आज आप देख लीजिए कि बिहार के थाना में व्यापार चल रहा है, बिहार के प्रखंड में व्यापार चल रहा है। इसका मूल कारण है कि आपके पास कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है। आप देखिए कि जो स्थिति बना है थाना में, अगर घरेलू हिंसा या सामाजिक झगड़े होते हैं तो उसमें पूरा थाना का जो है वो मतलब एक व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाता है। सुबह में कुछ एक पक्ष से पैसा लिया जाता है, शाम में दूसरे पक्ष से पैसा लिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप शिक्षा की स्थिति को मजबूत कीजिए और जब समाज शिक्षित होगा और उसके बाद जब उसके अनुपात में उसको रोजगार मिलेगा तब हमको लगता है कि जो एक सभ्य और सिविलाइज समाज की बात होगी उस दिशा में जो है मिथिलांचल आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज क्या स्थिति है। आज पूरे मिथिलांचल में 2 ही स्थिति है। मिथिलांचल के जो आम आबादी है वो प्रवासी मजदूर बन गया है, मिथिलांचल का जो मेधावी छात्र है वो प्रवासी छात्र बन गया है। और इसका कारण है, आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, पूना में जाते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली में जाते हैं पढ़ने के लिए, जयपुर में जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं है। जबकि मिथिलांचल के आप सही मायने देखिए तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के अलावा कई ऐसे ज़िला में जो है कोटा से भी ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था हो सकता है पढ़ने के लिए। लेकिन आपको एक बात और इसमें ताज्जुब होगा कि कोटा में पढ़ने वाला छात्र भी बिहारी है, पढ़ाने वाला मास्टर भी बिहारी है, और लेकिन वो जाता है कोटा पढ़ने के लिए। तो हमको लगता है कि सरकार काम होता है माहौल बनाना। सरकार माहौल बनाए, उस हिसाब से माहौल बनाए। उस शिक्षा के स्तर पर सरकार कम से कम प्रमंडल स्तर पर एक ऐसा संस्थान बनाए ताकि बाकी निजी क्षेत्र के भी लोग वहाँ आए, वहाँ इन्वेस्ट करें, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दे सरकार,
तो ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। आज अपार संभावना है बेगूसराय को कोटा बनने के लिए। समस्तीपुर में एग्रीकल्चर का तमाम संभावना है, वहाँ रिसर्च होना चाहिए, नए नए प्रयोग होना चाहिए, ये कहीं नहीं दिखा। और कम से कम आपको उत्तर बिहार के इन क्षेत्र में, क्योंकि ये पलायन का सबसे बड़ा जोन है, ये आप देखेंगे कि खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और उससे आगे बढ़ जाइए किशनगंज, ये सबसे ज़्यादा पलायन, और उत्तर बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है। आप सिवान से शुरू कीजिए और कटिहार तक जाइए तो पलायन का सबसे बड़ा जोन है। आप सर्वे करा लीजिए, आप मिथिलांचल में बहुत सारे गांव में जाइएगा, वहाँ बुजुर्ग माता पिता हैं और घर वेल मेंटेन घर है, लेकिन उनके घर में ना बहू हैं, ना बेटी हैं, ना बेटा है, सब कहाँ हैं? तो बाहर हैं। तो ये पूरा मिथिलांचल एक लगता है देख के जो एक वृद्धा आश्रम केंद्र बन चुका है। तो कहीं न कहीं उस पलायन को रोकने के लिए सरकार को ये तमाम चीज़ फोकस करना पड़ेगा, और उस फोकस में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मिथिलांचल में चाहे उच्च शिक्षा, और हमारा बिहार मिथिलांचल का मिश्रित इकोनॉमी है। मिश्रित इकोनॉमी कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी हम अच्छा काम करें, जो खाद्य प्रसंस्करण है, जो फूड प्रोसेसिंग है, उसमें बहुत सारे संभावना है। आलू की खेती हमारे यहाँ बढ़िया होता है, टमाटर की खेती बढ़िया होता है। ऐसे मैं दर्जनों किसान को जाता हूँ कि हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी भी बखरी के क्षेत्र में उपजाया गया है। तो ये सारा चीज़ सरकार अगर ध्यान दे और अच्छा से उत्तर बिहार के भूमि का सही से दोहन हो, तो मैं समझता हूँ कि मिथिलांचल फिर स्वर्णिम इतिहास की तरफ दौड़ेगा। उसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि मिथिलांचल में ये 4 महीना पानी में डूबा रहेगा। ये अगर वाटर प्रबंधन कर ले सरकार, तो हम जो प्यासे राज्य हैं, हरियाणा, आए दिन आप सुनते होंगे हरियाणा, पंजाब में और दिल्ली में जो है पानी के लिए कुश्ती होते रहता है। ये 4 महीना का वाटर प्रबंधन हो जाए तो ये हम पानी वहाँ दे सकते हैं। और जो हमारा मिथिलांचल का जो फर्टिलाइज भूमि है, हम उसमें उन्नत खेती कर सकते हैं, पूरे देश को सब्जी खिला सकते हैं। ये सब चीज़ सरकार का दायित्व बनता है, वो माहौल बनाए, उस प्रकार का इसमें काम करे। सर, चूँकि मैंने बोला कि ये अंतिम प्रश्न है, लेकिन आपने एक बात छेड़ दी कि पानी की व्यवस्था जो है, और अभी चूँकि वर्षा का मौसम है, बरसात का समय है, अभी ये मानसून रहेगा। इस वक्त जो है बिहार में अगर वर्षा होती है और नेपाल में लगातार वर्षा हो रही है, मौसम विभाग का अलर्ट भी है, तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी छवि है, खास करके मिथिलांचल में, उन इलाकों में बाढ़ की संभावना भी देखी जा रही है कि बाढ़ आ सकती है। इस चीज़ को कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि जो हमारे मंत्री जी हैं संजय झा जी, जल संसाधन विभाग के, उन्होंने कहा है कि तमाम तरह के एहतियात बरते गए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनके बयान से क्या तैनात है, क्या ग्राउंड लेवल पे वर्क होगा, क्या बिहार इस बार बाढ़ में नहीं डूबेगी? देखिए, माननीय मंत्री जी के बयान का पिछले साल का बयान देखिए और इस साल का बयान देखिए, निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा। मैं बार बार कहता हूं, और ख़ासकर अटल जी की सरकार में नदी के एकीकरण की बात हुई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाटर प्रबंधन की बात होती है। हर बार 1987 से ये स्थिति देख रहा हूं, मिथिलांचल डूबता है और इसमें बहुत सारे लोगों का जो है एक रोज़गार भी बन जाता है, लेकिन कहीं न कहीं मिथिलांचल बहुत पीछे जा चुका है। आप माननीय मंत्री जी बार बार, पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि अगले साल जो है हम इस कटाव को रोक देंगे, और मैं हमको कल तक की जो जानकारी है, 4-5 नदियाँ खतरे से बहुत ऊपर से बह रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप मिथिलांचल के अगर भला चाहते हैं, मिथिलांचल को अगर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम पूरे मतलब हार्डकोर एक प्लानिंग करना पड़ेगा, और उस प्लानिंग पर बाढ़ के बाद या बरसात के बाद लगना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप 1987 से पहले का बाढ़ के इतिहास का शोध कीजिए और 1987 के बाद के बाढ़ का आकलन कीजिए, आपको फर्क दिख जाएगा। मिथिलांचल में कहीं न कहीं आप इस 4 महीने के पानी का अच्छा से प्रबंधन कर लीजिए। हम लोग डाइवर्ट कर दें वाटर को, पानी को, या उस पानी को दक्षिण बिहार की तरफ डाइवर्ट कर दें, जो नदियां सूखी रहती है, तो हमको लगता है कि इससे मिथिलांचल का भी भला होगा, बिहार का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। आपने अभी रजनीकांत पाठक जी को सुना। ये एमएलसी के इस बार उम्मीदवार हैं। इन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, जिसमें अहम मुद्दे ये हैं कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य सेवा को लेकर, इसके साथ साथ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, करप्शंस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इन्होंने बात कही है, और उसके लिए जागरूक करेंगे लोगों को और आवाज़ उठाएंगे। ये इस बार एमएलसी के चुनाव में भाग लेंगे। तो आपको इनसे मुखातिब कराया हूँ आज, और इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो मुद्दे थे इन्होंने अपने मुद्दे को भी रखा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।